Good morning, students. Uday and you. हो जाएंगे. Hi, students. So, shall I start? Am I audible? Can you see my screen now? Hi, everyone. Can you see my screen now? Can anybody give me the confirmation? Okay. So, students, we have studied already about capital structure in the last class. Last week तक हमने ये सब complete कर लिया था. Capital structure क्या होता है and what is leverage? We also covered leverage. We have we had covered this particular slide also, wherein it is showing that what are the operating leverage activities and what are the financial leverage activities until EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तक हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज की एक्टिविटीज होती हैं एंड आफ्टर दैट इट इज फाइनेंशियल लिवरेज एक्टिविटीज. और हमने टाइप्स ऑफ लिवरेज में ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज ये भी स्टडी कर लिया था. ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में भी हमने दिस फार्मूला वी कवर्ड दिस. We were studying, we had to study and start from the financial leverage. फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? Yes, Akhilesh. Okay. So, financial leverage क्या होता है? Leverage, I've already told you that if we are smartly trying to bring down the cost or doing any such activity which will help us in increasing our profits, then the normal situation is leverage. ये मैंने आपको बताया था. अब financial leverage क्या होता है? सो द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, जो भी जो मैंने आपको भी स्लाइड एक दिखाया है जिसमें सेल्स से स्टार्ट हो रहा था और ईपीएस तक नीचे जा रहा था सारा ट्रांजैक्शन, सेल्स माइनस वट एवर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फिर हमारे फिक्स्ड कॉस्ट जो भी लेस करते हैं वो सारा लेस करने के बाद हमें ईवीआईटी मिलता है, फिर हमारा जो भी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं. सो इंटरेस्ट जो है दैट इंटरेस्ट बेसिकली इज टू बी पेड ऑन दी लॉन्ग टर्म डेट्स जो है हमारे, जो हमारी कैपिटल है जो हमने रेस की हुई है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बेसिकली भी हमको पे करना पड़ता है आफ्टर दिस फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स. बेसिकली व्हाट प्रॉफिट्स वी हैव रिसीव्ड थ्रू सेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट,
उसमें से हमको ये सारी चीज़ें माइनस करके तभी हमारा एक्चुअल अर्निंग्स निकल पाता है, एंड वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर. ओके, सो द यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बेसिकली इस यहाँ से जो स्टार्ट होता है कि हमें इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद टैक्सेस पे करने हैं, ये सब कुछ हमारा फाइनेंशियल लिवरेज एक्टिविटीज़ में आ जाता है. और अगर हम इस कॉस्ट को अप या डाउन करके किसी भी तरह से हम चेंज करके अगर हम कोई भी बेनिफिट आउट ऑफ दैट वी आर एबल टू इंक्रीज द अर्निंग्स, then that basically is called the financial leverage. The use of fixed cost sources of finances rather than variable cost sources. मतलब यहाँ पर हम जो fixed cost आ रही है जैसे कि इंटरेस्ट है वो हमारा लॉन्ग टर्म तक जा रहा है, लेकिन जो पहले वाला लिवरेज था हमारा ऑपरेटिंग वाला, उसमें हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी चीज जो भी कॉस्ट थी अगर हम उनमें कोई भी चेंज लेकर आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही थी, तो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ operating leverage. But if we are focusing on the fixed cost sources and trying to change the cost of fixed cost sources or the fixed cost basically, then it is financial leverage. Fixed cost sources का generally हम लोग short time में change नहीं कर सकते हैं. We assume that fixed cost is similar or same, it remains same ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हम सिर्फ और सिर्फ इसको लॉन्ग टर्म में ही चेंज कर सकते हैं. एंड फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. चाहे हम यूनिट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी. अभी हम एक इलस्ट्रेशन से एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें कि हम चेंजेस देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या चेंज हुआ. तो आप उसमें देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट हमने पहले भी सेम ले रखी थी और बाद में भी सेम ले रखी है. सो इन शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज, वी कैन ओनली चेंज दी operating activities or the cost from the operating activities whatever we are spending on or generating the cost, we can only reduce them and we are able to make the profits more through the leverage process. Now financial risk क्या होता है? Risk. Now risk is something which we really cannot ignore while we are studying anything about future. Risk is something which we will always have to keep in our mind कि कल को कुछ भी हो सकता है. So the uncertainty in the firm's earnings per share वो अगर वेरी करता है क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर इज नेवर रिमेनिंग सेम एवरी ईयर. जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जिनको कि हम रिटर्न्स जो पे करते हैं वो टोटली डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट पे. जितना भी प्रॉफिट बचता है अगर उसमें से कुछ रिटेन करना है तो ठीक है, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच गया सारी कॉस्ट्स निकालने के बाद वो सारा कुछ हमें पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही इक्वली डिवाइड करके. जितने भी नंबर टोटल जितना भी हमारा अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सब डिडक्ट करके आ जाता है, उन अर्निंग्स को हम नंबर ऑफ शेयर जितने भी हमारे पास हैं इक्विटी शेयर्स उनसे डिवाइड करते हैं और वो हमारा ईपीएस बनता है, अर्निंग्स पर शेयर. यानी कि उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड इन रिस्पेक्टिव ईयर वी आर पेइंग, किस ईयर में हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं. सो ये जो डिविडेंड इट इज़ नेवर रिमेनिंग सेम एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी थिंग कि फ्यूचर में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, बिजनेस को कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ रही है. So because of that risks, because of that uncertainty, the risk is always involved, and due to that the earnings per share always vary ईयर आफ्टर ईयर. वेरी का मतलब चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा भी होता है कभी कम भी होता है. और अगर हमारा अर्निंग्स नहीं हो रहा है या अर्निंग्स पर शेयर है ही नहीं कुछ भी बिकॉज ऑफ द लॉसेज वी हैव अर्नड और समथिंग, या बिकॉज ऑफ आर ह्यूज कॉस्ट्स फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है हमारी, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो पाया. सो देन देयर विल बी नो अर्निंग्स पर शेयर, देन ईपीएस विल बी जीरो एंड वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग नो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. तो यही फाइनेंशियल रिस्क है बेसिकली. अब फाइनेंशियल रिस्क अगर ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज होता रहता है या होता ही रहता है एंड लॉसेस भी होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो कंपनी डिक्लेयर्स इटसेल्फ एज इंसॉल्वेंट कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं या बैंकरप्ट हो गए हैं. This is a state when basically bankrupt is the more you can say extreme situation. Insolvent is that we are currently not in a state to pay the money. Is if that particular situation is insolvent, and bankrupt is that हमारा तो losses year after year हुए जा रहे हैं and we are not able to even pay the long term expenses also. We are not even able to repay the loans and everything, and हमारे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है. सो bankrupt हो चुका है, हमारे पास बिल्कुल
जो पैसा ही नहीं बचता है किसी बिजनेस के पास, तो इट डिक्लेयर्स कि हमारा बैंकरप्ट हो गया। और वो शायद ना भी डिक्लेयर करें, उससे पहले ही जो जिन्होंने अपना पैसा लगाया होता है बिजनेस में, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो डिबेंचर डेट का कैपिटल हो डिबेंचर होल्डर्स का या इक्विटी होल्डर्स का, वो खुद ही चले जाते हैं कोर्ट केस कर कंपनी के अगेंस्ट that the company is not able to pay us these things. That this is basically financial risk कि पैसे का ना होना is the risk which is involved in our long term life, because future is uncertain and we have to analyze the risk. We have to take care of this particular thing so that the risk can be brought down, because risk cannot be zero तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो रहेगा, but we should be prepared for the future things which we are going to face. ओके, नॉट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जैसे हमने पढ़ा था, इट वाज अ फॉर्मूला ऑफ दैट। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का भी एक फॉर्मूला है। बाय यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग, स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इज मैग्नीफाइड इनटू लार्जर चेंज इन द अर्निंग्स पर शेयर। ऑपरेटिंग इनकम में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से अर्निंग्स पर शेयर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये जो इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से हमारी अर्निंग्स में कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, इस पर्टिकुलर इफेक्ट को डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन दी ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी ईवीआईटी। चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये परसेंटेज इस तरह से निकलेगा। चेंज इन ईवीआईटी डिवाइडेड बाय ईपीटी, अगर और हमने अगर कुछ ईवीआईटी अगर हमने कुछ इंटरेस्ट दिया है तो वो भी हम इसमें से माइनस करेंगे एंड देन ओनली विल बी टेकिंग दिस इनटू द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। और उन दोनों परसेंटेजेस को जो हम डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू द डिग्री एट व्हाट द फाइनेंशियल लिवरेज हैज actually calculated, and through that what exactly is the change in our earnings per share, which is EPS, the last thing which we get. For example, अगर हम assume कर रहे हैं कि degree of financial leverage is 3, then 1% of increase will be there in operating income will result 3% of increase in अर्निंग्स पर शेयर। क्योंकि हमने इसमें देखा कि हमने ये जो निकाला है डीएफएल जो हमने निकाला है, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज करा है ईपीएस अपॉन में ईवीआईटी। तो जो इसका वैल्यू आएगा वो भी परसेंटेज में आएगा, 1 2 3 10 20 वट एवर, दैट विल बी 20% ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, 30% ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, 3% ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, वट एवर द फॉर्मूला गिव्स अस द वैल्यू। तो अगर डीएफएल हमारा 3 आया है या 10 आया है या 5 आया है, कोई भी एक फिगर, तो इसका मतलब है कि 1% हम ऑपरेटिंग इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, तब 3% हमारा इंक्रीज हो रहा है अर्निंग्स पर शेयर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो एक फॉर्मूले से हमारा वैल्यू जनरेट हो रहा है, वो वैल्यू है कि इतना परसेंट इंक्रीज होता है ईपीएस में। DFL is giving us that value. तो अगर 1% हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ऑपरेटिंग इनकम में, it will give us the 3% increase in the earnings per share. तो ऑपरेटिंग इनकम को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि किसी तरह से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। एक्सपेंस को कम करेंगे तभी इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हमने ऑपरेटिंग इनकम किसी भी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कहीं से भी सेविंग करके थ्रू दी प्रोसेस ऑफ लिवरेज, अगर हमने 1% अपना इंक्रीज कर लिया है ऑपरेटिंग इनकम में, तो फाइनेंशियल लिवरेज ये कहता है कि 3% तक हम लोग अपना अर्निंग्स पर शेयर में बढ़ा पाएंगे। सपोज हमें कोई भी लिवर्ड कंपनी बोलते हैं हम, जो कंपनी लिवरेज अप्लाई कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल लिवरेज कर रही है, चाहे वो ऑपरेटिंग लिवरेज कर रही है। एबीसी कंपनी का नाम ले लीजिए, या इसको आप लिवर्ड कंपनी भी ले सकते हैं, कि कोई भी एक ऐसी कंपनी वेयर वी आर अप्लाइंग द लिवरेज and we are calculating this. So based on this information, any levered ABC company, हम लोग ये करते हैं कि अगर हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे by 10%, what should happen to our operating income? If we are increasing the operating income by 10%, what should happen to EPS? जैसे हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल उसका लिया था फाइनेंशियल लिवरेज का, कि हमने ऑपरेटिंग इनकम को 1% से अगर बढ़ाया तो 3% हमारा EPS में बढ़ गया था फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू। तो एक एग्जांपल ये है कि 10% अगर हम इंक्रीज करेंगे सेल्स में, तो ऑपरेटिंग इनकम को क्या होगा, और ऑपरेटिंग इनकम उसकी वजह से हम अगर इंक्रीज कर पाए 10% से, तो EPS को क्या होगा।
मैं दोबारा उसी स्लाइड पे आना चाहूँगी इसको समझाने के लिए, जिसमें हमने सेल्स हम 10% से अगर इंक्रीज कर पा रहे हैं, पहले हमारी सेल्स 1 लाख थी, अब हम 10% और इंक्रीज करें तो वो 1,10,000 सपोज हो गई है। इसमें से हम ये वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट में ही हम थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके अपना अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा है, हमने अगर 10% अपना इंक्रीज करा है फाइनेंशियल लिवरेज के थ्रू, इसमें यानी कि हमने इन पर्टिकुलर चीज़ों में कम करा है, यानी कि इंटरेस्ट में भी हम कम कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग इनकम को अगर हमने थोड़ा सा भी इंक्रीज कर लिया बाय 10% और वट एवर, तो अर्निंग्स पर शेयर का लास्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखिए कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, ये ईबीआईटी तक सारा कुछ जो भी एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेटिंग लिवरेज तक है, एंड आफ्टर फ्रॉम इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट जो है ईबीआईटी के नीचे ही येलो वाला कॉलम, येलो वाला कंटेंट, यहाँ से लेकर नीचे ईपीएस तक सारा इज फाइनेंशियल लिवरेज। तो सेल्स में इंक्रीज करने से ऑपरेटिंग इनकम में क्या चेंज हो रहा है, ऑपरेटिंग इनकम में चेंज करने से ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक इलस्ट्रेशन आप सिंपल से ऐसे ले सकते हैं, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि सेल्स हमारी 1 लाख यूनिट्स थी पहले, अब हम इसको, क्योंकि हमने अज्यूम करा सेल्स हमारी 10% से इंक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 8 लाख है, फिक्स कॉस्ट हमारा 2.5 लाख है, और इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज नाउ, इंटरेस्ट जो हम डिवेंचर्स डेट कैपिटल पे कर रहे हैं वो हमारा इतना है, और टैक्स रेट 34% है। इसको आप कम भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। Like GST rate for many things today in our country is 18%. कुछ नेसेसरी आइटम्स पे कम हो चुका है, जैसे फूड एंड एवरीथिंग पे वो थोड़ा कम है। शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। तो अब अगर हम एक इलस्ट्रेशन ये है 10% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर ऑपरेटिंग इनकम से 10% रेज करें तो ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे DOL निकालने के लिए, ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में ईबीआईटी। ये फिगर्स हमने इमेजिन कर लिया ऑलरेडी, ये हमारा 1.7% आ गया, से हमने इंक्रीज कर लिया। सेल्स इंक्रीज हुआ 10%, एंड व्हाट शुड बी हैपनिंग टू ऑपरेटिंग इनकम इज दिस आंसर, जो हमने कर लिया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। 10% सेल्स इंक्रीज करने से हमने ऑपरेटिंग इनकम अपना इतना इंक्रीज कर लिया है। नाउ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 350 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.5। परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15% हो जाएगा। एबीसी कंपनी या एनी लिवर्ड कंपनी 10% इंक्रीज इन सेल अगर हम कर रहे हैं, वो नॉर्मल सिचुएशन में हमने कैलकुलेट कर लिया लिवरेज, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लिवरेज बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यस दानिश, ओके। सो सेल्स हमारा 1 लाख हमने अज्यूम किया था, यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की थी, जिससे कि हमें 14 लाख मिल रहा था। सेल्स हमने 1 लाख यूनिट्स लिया था कि हम अगर 1 लाख यूनिट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, वी विल बी मेकिंग 14 lakhs आउट ऑफ इट, एंड दीज वर द ऑल फिगर्स, रेस्ट ऑफ द फिगर्स वो हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे 10% से इंक्रीज करें अगर हम सेल में, तो 1 लाख की जगह हम 1,10,000 यूनिट्स 1,10,000 यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, और 14 की जगह 10% से ये रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा सेल्स का, तो वो 15,40,000 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट आप 8 lakhs की जगह 10% हमारा वो भी इंक्रीज कर गया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, प्लस या माइनस होती है रिस्पेक्टिव टू दी सेल्स या दी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरी करेगी, तभी उसका नाम वेरिएबल है। ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करना कम कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। आप देखिए 1 लाख यूनिट्स पे भी हमने 250 लिया था फिक्स कॉस्ट, और 1,10,000 कर रहे हैं तो भी 250 ही यूनिट्स लग रहा है। सो EBIT हैज़ बिकम दिस नाउ by increasing 10% of increase in sales, EBIT हमारा 4,10,000 हो गया, and EPS finally by deducting all the things, interest हमारा 125 था जो फिक्स रहेगा, उसमें से हमने 34% टैक्सेस अज्यूम किया था, वो इतना लगने के बाद हमारा टोटल इनकम बिकम्स दिस। और क्योंकि हमारी हमने नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख लिए थे कि नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, हमारा टोटल नेट इनकम इतना आया, डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो 1.8 इज आर EPS पर शेयर, यानी कि ₹1 1.88 इज द अर्निंग फॉर एनी रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ द कंपनी ABC is the earnings per share. So whatever number of shares the person has held will be given this particular amount as the dividend into his number of shares, whatever he's holding.
So this was leverage completed, and capital structure, and then leverage, then financial leverage, operating leverage, both their formulas. And with the help of this illustration, what exactly is going to happen, EPS कैसे कैलकुलेट हो गया, EBIT कितना रहा, एक assumption लेके कि 10% इंक्रीज अगर हम सेल्स में दिखा रहे हैं तो क्या EBIT पर इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या अर्निंग्स पर शेयर होगा, ये हमने इसमें कवर कर लिया है. This is all what you can show, and you can take the figures otherwise also as per your imagination. Figures are all imaginary. किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, एंड देन आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. एक तो मैम ईबीटी वाला बता दो एक बारी. क्या बताना बेटा? ईबीटी ईबीटी EBIT. EBIT is नहीं, ईबीटी ओके. इंटरेस्ट की बात जो है. मैं इस वाली स्लाइड को दोबारा समझा रही हूँ, जो ये वाला हमारा सेल्स वाला स्लाइड है. अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. देखिए सेल्स है वो, सेल्स बेसिकली इज दैट amount, or you can say the figure through what we receive through the sales we have done. Supposedly we are selling some product or some service, whatever industry we are into. हम किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी या तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे एज अ प्रोडक्ट, या हम कोई सर्विस सेल कर रहे होंगे, राइट, एज अ बिजनेस. तो उस सर्विस को या प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी पूरा रेवेन्यू हमारा टोटल आया, वो रेवेन्यू हम सेल्स में दिखा देते हैं कि हमारा ये सेल्स से पैसा आया. ठीक है, सेल्स में हमने आगे लिख दिया वट एवर हमारा रेवेन्यू, एक किसी भी फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो उसमें जनरेट हुआ, सपोज 10 लाख और 10 करोड़, जो भी एक फिगर हम ले सकते हैं. अब जो ये अमाउंट आया है हमने सेल करके, सारा अमाउंट जो हमें मिला, क्या ये टोटल हम प्रॉफिट ले सकते हैं? हम बिजनेस में क्या इस टोटल अमाउंट को समझ सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट है? नहीं है, क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, जैसे कि सेल्स टीम है या मार्केटिंग टीम है या पूरे ही सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंपनी के, उन सबकी सैलरीज भी हम पे कर रहे हैं. सेल्स वालों का भी कुछ अपना उनका एक तरीके से कमीशन रहता है, इंसेंटिव रहता है, कुछ वो पे कर रहे हैं. तो आई मीन इफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर सेल्स, तो वो सारी कॉस्ट को हम लेस कर देंगे, तभी हमारा एक्चुअल अर्निंग्स आता है. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लेस करते हैं सेल्स में से? तो सेल्स में से हमने लेस किया टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट ये सारी चीज़ें होगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ से सैलरीज हो गया या वेजेस हो गया, नॉर्मल रूटीन वेरिएंट ईयर हो गया अगर किसी चीज़ का है तो. ये सब चीज़ों को हमने जब लेस किया, जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और इसमें से अब हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे. फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो भी हम पे करते हैं, एनीथिंग विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन इज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चीज़ों को जब हम लेस कर देते तो हमारा EBIT आ जाता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. यानी कि ये सारी हमारी अर्निंग्स होगी, हमने अपनी कॉस्ट निकाल ली इसमें से, जो हमारा कॉस्ट लगा था उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, या अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस को देने में जो भी हमारा कॉस्ट लगा था वो हमने लेस कर लिया. हमारे पास अभी अर्निंग्स आ गई, EBIT बोलते हैं हम इसको. ये यहाँ तक हमारे जो भी एक्टिविटीज हुई हैं अभी तक, दोज आर ऑपरेटिंग लेवरेज, दोज कम अंडर ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है. अब क्योंकि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं, तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, अदरवाइज वो सब हमने लेस. अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे उन लोगों को, यानी कि जो इंटरेस्ट हमने डेट कैपिटल पर देना है वो हमने उनको पे करा. और अब हमारे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, जो आप बोल रहे हैं EBT, अर्निंग पर टैक्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. यानी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस होता है अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्सेस. यानी कि वी हैव पेड द इंटरेस्ट टू आवर डेट कैपिटल, बट अभी तक हमारा जो हमारा ये शेयर कैपिटल है उस पर हमने अभी तक कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम पहले डेट कैपिटल का इंटरेस्ट जो है पहले कंपनी वो देती है.
या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी फिक्स्ड है हमारा जो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है इंटरेस्ट की वो हम पे कर चुके होते हैं, जो ये लेस इंटरेस्ट वाला अमाउंट है। उसके बाद ईबीटी हमारा बच जाता है। अब ईबीटी में से सिर्फ और सिर्फ हमें टैक्सेस लेस करना है जो हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को, ऐसे जो हमारी इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है, जो भी परसेंटेज करंट पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट की हमारी इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है, उस रेट के हिसाब से विद इन टाइम हम टैक्सेस भी पे कर देंगे। टैक्सेस का भी टाइम होता है, क्वार्टरली में पे करना है, मंथली पे करना है। विद इन टाइम पे करेंगे तो सिर्फ टैक्स पे करना होगा, लेट अगर पे करेंगे तो उसका भी लेट चार्जेस लग जाते हैं। तो हमें वो देखकर अपना प्रॉपर टैक्सेस भी हमें पे करना है। तो ईबीटी में से जब हम टैक्सेस पे कर देते हैं, बिकॉज ईबीटी इंक्लूड्स द टैक्सेस अमाउंट व्हिच वी हैव नॉट येट पेड टू द गवर्नमेंट एंड व्हिच वी आर लायबल टू पे, वो हम लेस करेंगे तो हमारा ईच आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। ये हमारा टोटल एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेट इनकम होता है, ईट इज नेट इनकम। और जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा कि हमने इस ईयर में ये अर्निंग पर शेयर दिया है, या हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड। और इससे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी अर्निंग रिटेन करने का प्लान है तो वी कैन डू दैट। ईच में से हम अपना थोड़ा सा रिटर्न अर्निंग्स भी निकाल सकते हैं इफ यू रियली वांट टू डू दैट, बिकॉज एज पर द पॉलिसी सम अर्निंग्स आर टू बी रिटर्न एवरी ईयर बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है या कुछ ऐसा है जिसमें कि कंपनी को पैसा अपनी अर्निंग से आगे फर्दर लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए किसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स को रिटेन करती है। अदरवाइज नॉमिनल एक अमाउंट जो उनको रिटेन करना है, दे थिंक वो रिटेन करके वो बाकी सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को as dividend दे देते हैं, and that is earning। ठीक है, सो ईबीटी क्लियर हो गया। ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, ईपीएस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस में है वो है ईबीआईटी एंड ईपीएस, इसका एनालिसिस करना। ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और अर्निंग्स पर शेयर का क्या क्या रिलेशनशिप। सिंपल यही है कि ईबीआईटी में से हमने पहले आई लेस कर दिया विच इज इंटरेस्ट, देन टी लेस कर दिया विच इज टैक्सेस। उसके बाद हमारा जो नेट इनकम बच जाता है दैट इज देयर फॉर, वी अज्यूम दैट दैट इनकम इज देयर फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। किसी और को कुछ क्वेश्चन है? मोहित इज आस्क्ड हिज क्वेरी। किसी को अभी तक इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स में पूछना है, कुछ एमसीक्यू के बारे में पूछना है, वो बता दीजिए। ओके, I'm sharing with you. Can you see my screen now?
This is our next topic. If you, I hope my screen is visible to everyone. If you're getting the question in the exam related to EBIT and APS analysis, then we can elaborate whatever we have learned about EBIT and EPS from the previous topic also. We can cover that also, and we can elaborate what exactly is EBIT. If you are clear with that slide which we studied right from sales until EPS, तो आप अगर उसको इस तरह से एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दैट बेसिकली इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन दैट फॉर्मेट. अगर आप वो बनाकर दिखा सकेंगे और उसको फिर लेटर ऑन पॉइंट आफ्टर पॉइंट इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट, दिस इज मोर और लेस ईवीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस. किसी एक इलस्ट्रेशन को भी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको बता दूंगी कि कैसे हमको लेकर उसको स्टडी करना है, या एक एग्जांपल देके हमको उसको बता देना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. EBIT and EPS analysis is an important tool used to optimize the capital structure for the highest earnings for shareholders. अभी जो हमने पढ़ा, we studied about leverage, कि हम कोई भी एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं हमारी कंपनी में, दो ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं. उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से हम कंट्रोल करें कि हम अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं. मोर और लेस ईवीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस का जो रीज़न है व्हाई वी डू दिस इज आल्सो बिकॉज टू इंक्रीज दी शेयर होल्डर्स अर्निंग्स. शेयर होल्डर्स अर्निंग्स हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारी खुद की अर्निंग्स बढ़ेंगी. ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग्स इफ आर इंक्रीज, देन ओनली विल बी एबल टू पे दी गुड अमाउंट टू आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो. ये सब काम जो हो रहा है बीआईटी, हम कैसे अर्निंग्स को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंक्रीज करें, और इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में भी अब क्या हम बचा सकते हैं कहीं पर कुछ पैसा. टैक्सेस में किसी तरह से हम क्या कुछ भी ऐसा दिखाकर इनकम अदरवाइज इन सम अदर सोर्सेज क्या हम अपना टैक्स भी बचा सकते हैं. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत स्मार्टली अपना टैक्स भी बचाती हैं. एज एन सिटीजन ऑल्सो हम भी अपना इनकम टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, मे बी थ्रू सम सेव इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करने में हमें थोड़ा टैक्स में रिबेट मिलता है कुछ भी. सो कंपनी ऑल्सो डज सर्टेन थिंग्स और यूजेस certain tools through which we are able to increase the earnings of our company in any respective way. In the long run अगर वो हो जाए तो that is a great thing, but otherwise at least year after year भी अगर हम वो चीज़ करते रहेंगे तो at least in the end of the year we are able to increase our earnings per share. So this analysis basically is an important tool to optimize the capital structure for the highest. मतलब हम इतना ज़्यादा उसको ऑप्टिमम लेवल पर यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कि हमारे जो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स हैं वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और वो हाईएस्ट हम अचीव कर रहे हैं या अटेन कर रहे हैं. It helps in understanding the sensitivity of EPS. हम EPS के बारे में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ये इतना एनालिसिस कर रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर हम इतना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना ज़्यादा देना चाह रहे हैं, हम क्यों देना चाह रहे हैं, सब हम क्यों कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ आवर ब्रांड वैल्यू. वट एवर is our share value in the market tells us that what we are doing, how we are, हम कैसे हैं, हमारा बिजनेस कैसे रन कर रहा है, कितने लास्ट ईयर्स में हमने कितना फोकस किया है अपने अर्निंग्स पर शेयर पर कि हम एक पोजीशन पर आ पाए हैं in the stock market that we hold in this maybe some position in top 10 100 or top 10,000 companies of the world or something. So people across the world would want to uh, invest in our companies only. हम इसलिए कर रहे हैं ये कि हम earnings per shares जो है हम increase कर रहे हैं. It is because of that, so that we can create a brand value and we can actually have a face value in the market also. It also helps us, this analysis EBIT and EPS analysis also helps us to understand the sensitivity of EPS. Sensitivity of EPS means how important it is at given level of earnings before interest and taxes under different sources of financing. हम बहुत बार ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एनालिसिस करने का मतलब है कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए बेस्ट है. डेट कैपिटल अच्छा है, इक्विटी कैपिटल अच्छा है, या और किसी सोर्स से. कैपिटल वैसे तो ब्रॉडली डिवाइडेड दो ही चीज़ों में होती है, या तो शेयर्स या डेट.
में होती है। तो शेयर्स में फर्दर और बाइफिकेशन है और डेट में भी अदर फर्दर बाइफिकेशन है बहुत सारा। तो हम वो क्या एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम लास्ट टॉपिक में लिवरेज से पहले पढ़ चुके हैं कि आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या हो, वो हम पर्टिकुलरली ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करने से भी हमें हेल्प मिलती है कि हम अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें बिफोर मेकिंग एनी or before raising the capital, if we would really want to calculate that what exactly would be the cost, the least cost from different components of the capital structure, तो हम ये सब एनालिसिस करके भी हम लगा सकते हैं अंदाजा कि ठीक है अगर हम डेट ज़्यादा उठाते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना रहेगा, हम इक्विटी ज़्यादा रेज करते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इम्पोर्टेंट टू रेज द वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमको फिर वही प्रॉफिट या लॉस को बेयर करना पड़ता है और वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं अपनी फर्म का कि हमारी फर्म का इतना वैल्यू है, इट इज थ्रू दैट ओनली। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑप्टिमल ओके An optimal financing structure minimizes the cost of capital. Optimum का मतलब पता है ना हमको क्या होता है, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमल, मैं बार बार ऑप्टिमल इसमें यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑप्टिमम का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उतना होना, रिक्वायर्ड, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना मैक्सिमम और ना ही मिनिमम, उसके बीच की जो सिचुएशन होती है द रिक्वायर्ड थिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम सिचुएशन। आई एम गोइंग टू क्लिक योर अटेंडेंस फर्स्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। So the optimal financing structure minimizes the cost of capital। यानी कि अगर हमने कोई एक ऑप्टिमम अपना स्ट्रक्चर रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर रखा है जहाँ से हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं, तो ये क्या देता है हमको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मिनिमाइज करता है और अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करता है। वही स्ट्रक्चर को हम कैपिटल स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमाइज करना कहेंगे या आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे, जिससे कि अगर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर लीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मार्केट से रेज हुआ है और नेक्स्ट अगर हुआ है तो ऑब्वियसली वो हमारी अर्निंग्स को इंक्रीज करेगा, तो वो हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। मतलब इससे ज़्यादा कम कॉस्ट में हम मार्केट से इतना पैसा जो हमने ऑलरेडी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लगाया है वो हमें नहीं मिल सकता, इज वर्थ द। सो दिस ऑप्टिमल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर मिनिमाइजेस द कॉस्ट। Once if it is minimizing the cost and maximizing our earnings, then of course it is an optimal capital structure which is there in our organization। ठीक है, सो मीटिंग इज अबाउट टू ओवर इन जस्ट नेक्स्ट 1 मिनट। मैं आपको इसका एनालिसिस का 2-3 प्लान्स के साथ या इलस्ट्रेशन के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 4, प्लान 3-4 प्लान्स के साथ, जिसमें कि हम अलग अलग एग्जांपल्स लगेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट इतना है तो कितना हमारा अर्निंग्स रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेयर का इतना है तो हमारा कितना अर्निंग्स रहेगा और किससे हमारा अर्निंग्स सबसे ज़्यादा होगा, वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज जस्ट द स्मॉलर वन और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, which I'm hoping that I will be able to cover that all plans in next one class. So then this will also be over. Thank you so much for everyone, like everyone for your time and everything. We'll connect in next class. Thank you. Bye. Papa.